हेलो हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रभात कुमार आज आपके सामने फिर आया हूं और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इससे पहले हमने आपको एक इंट्रोडक्शन वीडियो दिया और आज हम अब सिलेबस को स्टार्ट कर रहे हैं। और सिलेबस स्टार्ट करने के इसी सीक्वेंस में आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल के बारे में। यानी आपको बताता हूं मैं कि कम्युनिकेशन स्किल जो होगा वह किन सेमेस्टर वाले बच्चों को पढ़ना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल जो होगा वो बेसिकली ग्रुप ए का सिलेबस है। जो बच्चे ग्रुप ए में होंगे उन बच्चे जिनका, यानी बोलने का मतलब क्या हुआ कि जो बच्चे का ब्रांच इलेक्ट्रिकल होगा, मैकेनिकल होगा और सीएस होगा, वो बच्चे जो डिप्लोमा कर रहे हैं वो बच्चे ग्रुप ए में आएंगे और ग्रुप ए का सिलेबस है कम्युनिकेशन स्किल। तो चलते हैं अपने सिलेबस की ओर और बात करते हैं कि जैसे आप देख पा रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे बात करूंगा कि बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल होता क्या है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कम्युनिकेशन का मतलब होता है टू कम्युनिकेट विद द अदर, यानी बोलने का मतलब हुआ कि दूसरों के साथ बात करना, दूसरों के साथ कम्युनिकेट करना, दूसरों के साथ जाकर उनसे अपनी चीज़ों को बताना, दैट इज कॉल्ड एज कम्युनिकेशन। बट आप सभी जानते हैं कि कम्युनिकेशन हर बंदा कर सकता है। एक बच्चा यानी एक व्यक्ति जो गांव में भी रहता है, एक व्यक्ति जो शहर में है, एक व्यक्ति जो बिजनेस लाइन में है, एक व्यक्ति जो कहीं पे जॉब कर रहा है, हर बंदा हर व्यक्ति कम्युनिकेट कर सकता है। लेकिन आपने देखा होगा कि हर व्यक्ति का कम्युनिकेट करने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे एक व्यक्ति जो गांव में रह रहा है यानी विलेज एरिया में रह रहा है, एक व्यक्ति जो अनएजुकेटेड है और एक व्यक्ति जो बेसिकली एजुकेटेड है, आप उनके कम्युनिकेशन स्किल में डिफरेंस पाते होंगे। जो व्यक्ति अनएजुकेटेड है वो व्यक्ति चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, हर व्यक्ति से वह कैसे कम्युनिकेट करेगा, अरे यहाँ चल मी रे, ये कर मी रे, ऐसे करेगा रे। लेकिन एक व्यक्ति जो है जो बेसिकली एजुकेटेड है यानी पढ़ा लिखा है, उस व्यक्ति जो कम्युनिकेट करेगा उसकी कम्युनिकेट करने का जो तरीका होगा जेन्युइन होगा, उसकी ड्रेसिंग सेंस जेन्युइन होगी, उसका हेयर स्टाइल जेन्युइन होगा, उसका चलने का तरीका जेन्युइन होगा, हैंड का पोस्चर जेन्युइन होगा। यानी बेसिकली देखा जाए तो कम्युनिकेशन स्किल का मतलब सिर्फ कम्युनिकेट करना नहीं होता। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होता है कि आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपकी हाव भाव कैसा है, आपका जेस्चर कैसा है, आपकी टोनिंग कैसी है, आपकी बात करने की शैली कैसी है, आप किस तरीके से बात करते हैं, उसमें कितना टोन कितना हाई है, आपकी टोन कितनी लो है, दैट इज कॉल्ड एज कम्युनिकेशन स्किल। यानी बेसिकली अगर मैं ये बोलना चाहूँगा कि बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल होता क्या है, मैंने आपको आपके लैंग्वेज में बताने का हमने कोशिश किया, प्रयत्न किया। तो अब चलते हैं आगे और बढ़ते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल में बेसिकली हमें पढ़ना क्या होगा। तो आइए चलते हैं कम्युनिकेशन स्किल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आखिर आपको इस कोर्स को प्रोवाइड करने का SBTE का ऑब्जेक्टिव क्या रहा, यानी उद्देश्य क्या हुआ, आखिर आपको इस सेमेस्टर में कम्युनिकेशन स्किल क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आप अभी जस्ट नाउ डिप्लोमा में आपने इंटर किया है और डिप्लोमा में इंटर करने का मतलब होता है कि हर बंदा क्लास 10th पास करके आया होगा या फिर कुछ बच्चे जो होंगे वो क्लास 12 को पास करके आए होंगे। तो जो बच्चा क्लास 10 पास करके आया है, क्लास 12 पास करके आया है, आप जानते हैं कि उनकी बचपना अभी तक गई नहीं होगी। यानी जब आप यहाँ से 3 साल के बाद एक आप कैरियर गोल में जाने वाले हैं। कैरियर गोल का मतलब होता है कि 3 साल के बाद आप कहीं ना कहीं जॉब करने वाले हैं, क्योंकि डिप्लोमा का जो सिलेबस होता है वो बेसिकली 3 वर्षों का ही होता है और इस 3 वर्षों के बाद आप कहीं ना कहीं जाएंगे, जॉब करेंगे, कहीं ना कहीं जाके आप किसी के साथ कम्युनिकेट करेंगे, कहीं ना कहीं जो जॉब करने वाले होंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलेंगे, बहुत सारे आपको टास्क मिलेंगे, बहुत सारे आपको होमवर्क्स मिलेंगे, बहुत से लोग मिलेंगे, आपसे सीनियर मिलेंगे, आपके सुपर सीनियर मिलेंगे, आपसे बहुत बड़े बड़े लोग यानी जो उच्च पदों पे हैं वो मिलेंगे। तो क्या बेसिकली एक पर्सन अगर नॉर्मली बात करे उनसे जैसे आज बात कर रहा है तो क्या वहाँ पे वो चीज़ें सुटेबल होगा, क्या नहीं हो पाएगा। यानी वहाँ पे आपको ये सीखना होगा कि कम्युनिकेशन स्किल आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है, आपको पहचानना होगा, आपको जानना होगा कि कम्युनिकेशन स्किल का कॉन्सेप्ट हमारे लिए क्यों आया है। तो चलते हैं अपने फर्स्ट की तरफ और फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ जैसे देख पा रहे हैं आप, टू डेवलप कॉन्फिडेंस इन स्पीकिंग इंग्लिश विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। बोलने का मतलब क्या हुआ कि जैसे आप देख पा रहे हैं कि खाली अगर आपको एक लाइन दे दिया जाए, एक किताब दे दिया जाए पढ़ने के लिए, तो आप उसको पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने के सीक्वेंस में, पढ़ने के क्रम में आप क्या करते हैं सर,
किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन जो होता है, बोलना कुछ और बोला कुछ और देते हैं, पढ़ कुछ और लेते हैं। दूसरी चीज़ें, अगर आपके सामने 15-20 लोगों को खड़ा कर दिया जाए और वहाँ पे आपसे बोला जाए कि बाबू इस चीज़ को पढ़ो, क्या आप सही से पढ़ पाते हैं? ऑब्वियसली नॉट। आप क्या होता है सर आपके अंदर हेजिटेशन आता है, आप डरते हैं, फियर आता है आपके अंदर, आप उन बच्चों को फेस नहीं कर पा रहे हैं। यानी आप क्या कर पा रहे हैं कि आपके अंदर कहीं ना कहीं आप इन्फीरियरिटी फील कर रहे हैं, इन्फीरियर फील कर रहे हैं। यानी आपको कहीं ना कहीं हेजिटेशन और हिचकिचाहटें हो रही है लोगों को फेस करने में, लोगों से बात करने में। तो उसी हेजिटेशन को, उसी डर को, उसी क्या उसको बोल सकते हैं, उसी प्रॉब्लम को वहाँ पे हमें क्या करना है, उसको हटाना है। यानी आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट को बिल्ड करना होगा। कॉन्फिडेंट जब आ जाएगा तो अब कहीं भी आप बात कर सकते हैं, हाँ या ना। जैसा कि आपने देखा है अभी कि करेंटली सिचुएशन में, सिनारियों में हर बच्चे का फेवरेट लीडर जो है नरेंद्र मोदी जी हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी को आप कहीं भी खड़ा कर दीजिए, आप देखते हैं कि बिल्कुल वेल डिटर्मिनेशन के साथ बिल्कुल बोल्डली विद द कॉन्फिडेंस हर चीज़ों को डिलीवर करते हैं। यानी बोलने का मतलब यही हुआ कि आपके कोर्स में कम्युनिकेशन स्किल को सिलाया गया ताकि आपके अंदर को एक कॉन्फिडेंट को बिल्ड किया जाए, ताकि आप किसी भी सिचुएशन में, कहीं भी, कहाँ, किसी के साथ भी आप बोल्डली, कॉन्फिडेंटली फेस कर पाएँ, बात कर पाएँ, बता सकें चीज़ों को, उनसे कुछ चीज़ों को पूछ सकते हैं। यानी बेसिकली फर्स्ट पॉइंट का आपने मतलब समझ गया होगा। और फर्स्ट पॉइंट क्या दिखा बाबू? टू डेवलप कॉन्फिडेंस इन स्पीकिंग इंग्लिश विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। सेकेंड आपका बात है to develop communication skill of the students, that is listening, speaking, reading and writing skills। बोलने का मतलब हुआ कि जैसा कि आप एक बच्चे हैं, आप जान पा रहे, आप जानते भी हैं कि आपने देखा भी होगा, आपने गौर कीजिए, पिछला 5-10 साल पीछे चले जाइए आप और वहाँ पे आप गौर कीजिए कि आपके कुछ दोस्त ऐसे भी रहे होंगे जो जब बात करना शुरू करते होंगे तो किसी को सुनते नहीं होंगे, वो सिर्फ अपना बोलना शुरू कर देते होंगे। और अपने बोलने के सीक्वेंस में ना तो किसी का सुनना पसंद करते हैं, ना किसी के से कुछ बोलना, ना किसी के कुछ लिखना पसंद करते हैं। यानी उनको सिर्फ फेंकना आता है, डेट इज कॉल्ड फेंकना, यानी टॉकिंग इन द एयर्स, यानी सिर्फ बातें फेंक रहे हैं, हाँ है ना। और आप क्या बोलते थे? चल ठीक है मैं लपेट रहा हूँ, बोलो, बोलते थे ना यहाँ। तो चलिए, यानी बोलने का मतलब क्या हुआ सर कि आपके अंदर डेवलप करना होगा, स्टूडेंट के अंदर डेवलप करना होगा कि आपको एक क्या लिखा हुआ, लिसनिंग, सुनने की कैपेसिटी डेवलप करनी होगी। यानी आपके सामने वाला व्यक्ति आपसे क्या बोल रहा है, दैट इज आपको चीज़ें ध्यान देना होगा, आपको बहुत प्रॉपर तरीके से सुनना होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ है, दैट इज कॉल्ड टू लिसन। दूसरा पॉइंट क्या है सर? स्पीकिंग। यानी आप जब तक सुनेंगे नहीं तब तक आप बोल नहीं पाएंगे। एक लाइन भी बोला गया कि एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता बनता है। बोलने का मतलब क्या हुआ कि श्रोता का मतलब है जो व्यक्ति कभी सुना किसी को वही कभी बोल पाएगा, जिसने सुना ही नहीं किसी को वो कभी बोल पाएगा क्या? कभी नहीं बोल पाएगा। यानी फर्स्ट पॉइंट आया कम्युनिकेशन स्किल में, टू लिसन समथिंग, किसी को पहले सुनिए। एंड द सेकंड पॉइंट क्या है सर आपका? टू स्पीक समथिंग, उसके बाद आप कुछ बोलिए, हाँ या ना। यानी लिसनर इज ऑलवेज अ बेस्ट स्पीकर। जब तक एक लिसनर नहीं हो बनेंगे आप, तब तक आप कभी भी बोल नहीं पाएंगे, और जब तक आप बोल नहीं पाएंगे तब तक आप पढ़ नहीं पाएंगे। दैट इज कॉल्ड एज द थर्ड स्टेज इज रीडिंग। यानी द फर्स्ट स्टेज इज लिसनिंग, सेकेंड स्टेज इज स्पीकिंग, थर्ड स्टेज इज रीडिंग एंड द फोर्थ स्टेज इज राइटिंग। जब आप पढ़ना सीख जाएंगे तब आप लिखना सीखेंगे। बचपन याद कीजिए सर, आप जब आप बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, तो आपने मम्मी पहले बोलना सीखा था कि लिखना सीखा था? बोलना सीखा। बोला कब सर आपने? जब सुना होगा कि मम्मी नाम का कोई वर्ड होता है, माँ नाम का कोई वर्ड होता है, पापा नाम का कोई वर्ड होता है। यानी मैं बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको सुनना होगा, फिर आप बोलेंगे, और बोलने के बाद आप क्या करेंगे? उसको पढ़ेंगे। और जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको लिखना नहीं आएगा। यानी बेसिकली आपको ये बताना, हमें आपको ये बताने के लिए आए हैं कि कम्युनिकेशन स्किल का आपके सिलेबस में सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल यही है कि आपको ये बनाना होगा, आपको ये बताना होगा, आपको सीखना होगा कि सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल के सीक्वेंस में आप सबसे पहले सीखेंगे कि हम कैसे लोगों को सुने, हाउ टू बिकम अ गुड लिसनर। And the second point is, if you became a good listener, then you will be able to speak a good word, a good skills on a large scenario, large scales, हाँ ये ना।
यानी आपने पहले सुनना सीखा, सेकंड में आपने बोलना सीखा, थर्ड में आप रीड करेंगे यानी आप पढ़ना सीखेंगे कि आखिर हम पढ़ते कैसे हैं। उसके बाद लास्ट आप क्या सीखेंगे सर, राइटिंग सीखेंगे, लिखते कैसे हैं। कोई दिक्कत किसी को? यानी फर्स्ट स्टेज बताया हमने कि आपको अंदर कॉन्फिडेंट कैसे आएगा, सेकंड स्टेज बताया हमने कि आपको सिखाएंगे हम कि कैसे सुनना है, कैसे बोलना है, कैसे लिखना है, सॉरी रीड करना है और कैसे लिखना है। कोई दिक्कत? चलिए चलते हैं अपने थर्ड ऑब्जेक्टिव के अंदर। टू रिड्यूस द नीड ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट दैट इज कॉल्ड एज focus will be on developing certain qualities which will aid students in handling personal and career challenges, leadership skills। यानी बेसिकली आप जान रहे हैं कि जब आप यहाँ से 3 साल के बाद निकलेंगे यानी डिप्लोमा जब कंप्लीट आपका होगा तो आपके लाइफ में बहुत से चैलेंजेस आएंगे, आपके लाइफ में बहुत से प्रॉब्लम्स आएंगे, आपको वो चीज़ें फेस करना होगा और फेस आप कभी भी हेजिटेशन के साथ नहीं कर पाएंगे। जब भी आपको फेस करना होगा तो फेस करने के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंट होना चाहिए और जब आपके अंदर कॉन्फिडेंट बिल्ड हो जाएगा, बना लेंगे कॉन्फिडेंट को, आप सुनना सीख जाएंगे, बोलना सीख जाएंगे, पढ़ना सीख जाएंगे और लिखना सीख जाएंगे। तो हर चैलेंजेस को कितना भी प्रॉब्लम क्यों ना आए मैं तैयार हूँ, आ जाओ, फेस करने को आप रेडी रहेंगे। यानी आपको क्या सीखना होगा कि जितने भी चैलेंज है, जितने भी प्रॉब्लम्स आपको आएगा उससे कैसे फेस करना है, कैसे उसे कम्युनिकेट करनी है, वो सभी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा इस कम्युनिकेशन स्किल के सीक्वेंस में। और उसके साथ के साथ जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि जब आप किसी भी फील्ड में जाएंगे तो वहाँ आपको बताया जाएगा आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी आनी चाहिए कि लीडरशिप क्वालिटी अगर नहीं आ रही है, एंड लीडरशिप क्वालिटी का मतलब हुआ कि अगर कोई प्रोजेक्ट आपको दिया गया, कोई वर्क दिया गया, कोई टास्क दिया गया, कोई होमवर्क दिया गया, तो उस आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए कि सबसे पहले उस काम को मेरे अंदर करने की जज्बा, हिम्मत है। यानी सबसे पहले उस काम को आपके अंदर करने की जज्बा यानी हिम्मत होनी चाहिए, आप में क्वालिटी होनी चाहिए कि आप किसी को लीड कर सकें, पूरी टीम को बढ़ा सकें, पूरी टीम को लीड कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज यू मस्ट हैव अ लीडरशिप क्वालिटी। यानी थर्ड ऑब्जेक्टिव हमारा बना कि किसी भी प्रॉब्लम को अच्छे से फेस करना, किसी भी चैलेंजेस को अच्छे से उसको मिनिमाइज कर देना और आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करना, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कम्युनिकेशन स्किल। यानी ऐसा करते हैं कि जो हमने ऑब्जेक्टिव बताया आपको वो आप समझ गए होंगे और चलते हैं अपने आगे की ओर। और आगे जैसे देख पा रहे हैं कि जब आगे बढ़ेंगे आप तो आगे किसी सीक्वेंस में आपका आएगा कि पार्ट ए, यानी पार्ट ए का मतलब हुआ कि पार्ट ए कम्युनिकेशन स्किल में आपको 2 चीज़ें पढ़नी होगी सर। एक पढ़ना होगा आपको इंग्लिश का कॉन्सेप्ट और दूसरा पढ़ना होगा सर आपको हिंदी का कम्युनिकेशन स्किल कैसे करेंगे, हाँ या ना। तो चलते हैं पार्ट ए इंग्लिश की ओर। और इसी पार्ट में जो फर्स्ट आपका चैप्टर का नाम होगा उस चैप्टर का नाम है सर कम्युनिकेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस। यानी कम्युनिकेशन में हम थ्योरी क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उस थ्योरी का हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे, हम सब चीज़ें आपको यहाँ बताएंगे एग्जाम्पल के थ्रू बोर्ड पे ऑनलाइन क्लासेज में। और जब आप ऑफलाइन क्लासेज में हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको हम एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे कि कैसे बच्चे को लेकर, बच्चों की एग्जाम्पल लेकर हम बताएंगे, डील करेंगे लोगों के साथ। कोई दिक्कत? तो चलते हैं फर्स्ट चैप्टर की ओर। और फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है उस चैप्टर का नाम है कम्युनिकेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस, जहाँ पे आप बात करने वाले हैं कि बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का बेसिक्स क्या होने वाला है, कि आखिर कम्युनिकेट हम क्यों करते हैं, कब करना चाहिए और कम्युनिकेशन के सीक्वेंस में क्या क्या आने वाला है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं फर्स्ट आपका टॉपिक है इंट्रोडक्शन। यानी आप बताएंगे कम्युनिकेशन किसे बोलेंगे, जैसे कि हमने पहले आपको इंट्रोडक्शन दे दिया कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, और उसके बाद हम बताएंगे कि डेफिनेशन उसका क्या होगा, मीनिंग क्या होने वाला है और उसका डेफिनेशन क्या होने वाला है। इन सब पे हमने पहले डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा, या कि हम कम्युनिकेट करने के सीक्वेंस में क्या क्या चीज़ें आने वाली है, उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलते एक एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं, एग्जाम्पल समझिएगा। मान लिया जाए एक लड़का, यहाँ पे एक लड़का है, ठीक है, एक कौन है बाबू, लड़का। दूसरा मान लेते हैं यहाँ पे एक लड़की है, कौन है, लड़की, चोटी इसका लगा हुआ है, लड़की मान लेते हैं। और फर्स्ट कौन था, लड़का था, ठीक है। एक लड़का है जिसको इस लड़की पे दिल आ गया, ठीक है, इस गर्ल पे इसको दिल आ गया। अब दिल आएगा तो बताओ क्या बोलेगा, ऑब्वियसली क्या बोलेगा, जब सोच रहे हैं क्या बोलेगा, वेरी गुड, क्या, आई लव यू। यानी एक लड़का एक लड़की को क्या बोल रहा है सर, आई लव यू। अब बताओ मुझे, लड़का ने बोला, किसने बोला है, एक बॉय ने, जिसने बोला, जिसने बताया कम्युनिकेशन स्किल के सीक्वेंस में वो व्यक्ति दैट इज कॉल्ड एज अ, क्या उसको बोलेंगे सर हम लोग, सेंडर। क्या उसको बोलेंगे, सेंडर। याद रखिएगा, जिसने बोला है आई लव यू, बोला किसने, बॉय ने, तो बॉय कौन कहलाया सर,
सेंडर कहलाया, और किसको बोला था? गर्ल्स को। तो गर्ल्स क्या कहलाई? रिसीवर कहलाई। क्या कहलाएगी? रिसीवर। जैसे कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दो वर्ड आएगा, यानी कम्युनिकेशन सीक्वेंस में दो चीज़ आएगी, एक आएगा सेंडर और दूसरा क्या आएगा? रिसीवर। तो बताओ मुझे, जब आप किसी को, एक बॉय एक लड़की को मैसेज सेंड कर रहा है आई लव यू, तो क्या हवा में बहता है? क्या एक लड़का मोबाइल से मैसेज किया कि लड़की को, तो क्या हवा में बहेगा? आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, और जाके मोबाइल में चला जाएगा? नहीं ना। यानी क्या देख रहे हैं आप कि एक मोबाइल से जब दूसरे मोबाइल में आई लव यू चला गया, यानी वहाँ पे बीच में एक चैनल काम किया पहुँचाने वाला, कि लड़के ने बोला एक गर्ल्स को, यानी एक चैनल क्रिएट हुआ यहाँ बीच में सेंडर और रिसीवर के बीच में, और चैनल सेंडर और रिसीवर के बीच में चैनल क्रिएट हुआ, और उस चैनल में दो चीज़ें आएगी सर, ध्यान रखेंगे आप। फिर से बोल रहा हूँ मैं, जो मैसेज को सेंड कर रहा है दैट इज कॉल्ड एज सेंडर, और जो मैसेज को रिसीव कर रहा है दैट इज कॉल्ड एज रिसीवर। हाँ या ना? और समझिएगा ध्यान से, जो आप मैसेज सेंड किया बॉय ने, रिसीव की गर्ल्स ने, और मैसेज जब सेंड हुआ तो बीच में एक चैनल क्रिएट हुआ, और इस चैनल को हम दो कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। और चैनल जो हमारा होगा, ध्यान समझिएगा, इस चैनल के सीक्वेंस में दो चीज़ें आएगी, एक आएगा आपका इनकोड करना और दूसरा वर्ड आएगा आपका डिकोड करना। क्या क्या वर्ड आएगा बाबू? इनकोड करना, दूसरा वर्ड आएगा डिकोड करना। एग्जाम्पल समझाता हूँ। जब आपने मैसेज टाइप किया मोबाइल में आपने आई लव यू, तो मोबाइल आपके लैंग्वेज को नहीं जानता कि आई लव यू क्या होता है, ठीक है। मोबाइल जो होता है, यानी जो एलिमेंट्स होता है, इक्विपमेंट जो होते हैं, कंप्यूटर लेवल लैंग्वेज जो होता है, तो कंप्यूटर लेवल लैंग्वेज सिर्फ एक ही लैंग्वेज को जानता है, और उस लैंग्वेज का नाम होता है बाइनरी लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड एज 1010110001। यानी मैं बोल रहा था कि किसी भी ह्यूमन लैंग्वेज को अगर आपने कंप्यूटर लेवल लैंग्वेज में, यानी मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, तो कभी भी मशीन लेवल लैंग्वेज जो होता है ह्यूमन लैंग्वेज को पहचानता नहीं है, मशीन लेवल लैंग्वेज से पहचानता है मशीन लैंग्वेज को। मशीन लैंग्वेज जो होता है सर 10111110, यानी कि 1 और 0 यानी बाइनरी डिजिट को पहचानता है। हाँ या ना? अब बताओ मुझे कि चैनल जो था, उस चैनल में आई लव यू को इसने इनकोड कर दिया, और इनकोड करके डिजिट दिया 001110100001 के सीक्वेंस में। अब बताओ मुझे कि अगर यही चीज़ें यहाँ पे इनकोड हुआ, यहाँ इनकोड हुआ सर, और यहाँ डिकोड का ऑप्शन ना रहे, और इस गर्ल्स के पास अगर पहुँच जाए 1100001110, तो क्या हो, ये पहचान पाएगी या जान पाएगी कि उस बॉय ने हमें मैसेज क्या सेंड किया था? ऑब्वियसली नॉट। यानी बोलने का मतलब हुआ कि अब जो है डिकोडर का काम क्या होगा कि डिकोडर जो क्या करेगा, डिकोडर जो लिखा हमने यहाँ पे, डिकोडर क्या करेगा सर कि उस मशीन लेवल लैंग्वेज को अब ह्यूमन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। यानी जो मशीन लेवल लैंग्वेज दिया गया था 10011001 उसको कन्वर्ट कर देगा, और कन्वर्ट करके ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। और ह्यूमन लैंग्वेज क्या भेजा था बॉय ने? आई लव यू। यानी इस आई लव यू जो था अब इस गर्ल्स के पास पहुंच गया। हाँ या ना? यानी अभी तक चैनल ने अपना काम कर दिया, सेंडर ने अपना काम किया, रिसीवर ने उस मैसेज को एक्सेप्ट किया और देख लिया। अब मुझे बताओ कि अगर मैं एज अ बॉय किसी गर्ल्स को बोलता हूँ आई लव यू, और उसके बाद अगर गर्ल्स के साइड से कोई चीज़ नहीं आई, ना तो कोई रिस्पॉन्स आया और ना ही कोई फीडबैक आया, तो क्या मैं पहचान पाऊंगा, मैं जान पाऊंगा कि गर्ल्स जो हमारी है वो गर्ल्स क्या सोच रही है मेरे बारे में? यानी बोलने का मतलब क्या हुआ कि सेंडर और चैनल और रिसीवर के बाद चौथा जो सीक्वेंस आया, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीक्वेंस ऑफ कम्युनिकेशन इज टू गिव द फीडबैक। यानी बोलने का मतलब क्या है कि सेंडर ने अपने काम कर दिया, चैनल ने अपने काम कर दिया, रिसीवर ने अपना काम कर दिया। अगर रिसीवर मैसेज को रिसीव करके फीडबैक नहीं दिया, तो फीडबैक नहीं दिया तो क्या सेंडर को पता चल पाएगा क्या कि आखिर गर्ल जो है हमारे बारे में क्या सोच रही है? जब पता चल ही नहीं पाएगा तो क्या एक कभी भी कम्युनिकेशन इफेक्टिव या कंप्लीट कम्युनिकेशन है क्या? नहीं है। यानी कंप्लीट कम्युनिकेशन होने के लिए रिसीवर को फीडबैक देना जरूरी है। यानी रिसीवर जो होगी एक फीडबैक देगी, और फीडबैक से किसको देगी? सेंडर को देगी। फीडबैक में भी निगेटिव और पॉजिटिव, फीडबैक निगेटिव हो सकता है और फीडबैक पॉजिटिव हो सकता है। अब डिपेंड करेगा रिसीवर पे। बॉय जो था सेंडर था, उसने बोला आई लव यू,
गर्ल्स जो थी रिसीवर है, रिसीवर अब फीडबैक में आई लव यू टू बोलेगी कि सैंडल भेजेगी, ये पता नहीं है, हाँ या ना। यानी रिसीवर ने अगर आई लव यू टू बोला तो बॉयज के अकॉर्डिंग जो फीडबैक मिला वो फीडबैक पॉजिटिव मिला। आप समझ पा रहे हैं। लेकिन दूसरा केस समझेंगे आप, यदि गर्ल्स के थ्रू अगर फीडबैक में आई लव यू टू नहीं गया और उसके बदले सैंडल चला गया तो फीडबैक कैसा सर? निगेटिव फीडबैक। यानी बोलने का मतलब है कि अभी कम्युनिकेशन कंप्लीट हो चुका है, बॉयज को पता चल चुका है कि गर्ल्स जो है वो मेरे को फीडबैक ऐसा दी, पॉजिटिव फीडबैक दी या नेगेटिव फीडबैक दी। यानी बोलने का मतलब क्या हुआ कि कम्युनिकेशन के सीक्वेंस में कम्युनिकेशन जब करेंगे तो कम्युनिकेशन एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी होगा जब वह कम्युनिकेशन में 4 चीज़ें आएगी सर। पहला चीज़ आएगा सेंडर, दूसरा बीच में आएगा चैनल, तीसरा आएगा रिसीवर। चैनल जो होगा वो हमेशा सेंडर और रिसीवर के बीच में रहेगा। फीडबैक देने का काम हमेशा रिसीवर का होगा। फीडबैक पॉजिटिव भी हो सकता है और फीडबैक निगेटिव भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि गर्ल्स के मन में गर्ल्स फीडबैक को कैसा देगी। कोई लेकर किसी को यहाँ तक तो देखिए वही लिखा हमने यहाँ पे कि फीडबैक यानी फीडबैक हमारा कैसा होगा। और फीडबैक से पहले देखिए लिखा हमने है कि एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन में 4 चीज़ आती है सर। कि सेंडर जो होगा मैसेज को क्रिएट करेगा। सेंडर मैसेज को क्रिएट करने के बाद हमने यहाँ लिखा है बाबू कि सेंडर जो होगा मैसेज को क्रिएट किया और मैसेज जो होता है किसी चैनल के थ्रू सेंड किया और मैसेज दिया गया किसको सर? जिसने मैसेज रिसीव किया उस व्यक्ति को हम रिसीवर बोलते हैं। और रिसीवर जो होगा हमेशा कोई ना कोई फीडबैक देगा ही देगा। यानी हम यहाँ पढ़ेंगे अब बेसिकली कि फीडबैक का डेफिनेशन क्या होता है और फीडबैक जरूरी क्यों है। जैसे कि हमने बता दिया कि अगर फीडबैक बॉय को नहीं मिला होता, सोचिए एग्जाम्पल समझिए आप, अगर फीडबैक इस गर्ल्स के थ्रू जिसकी चोटी है अगर बॉय को नहीं मिला होता तो क्या कभी कम्युनिकेशन पॉसिबल था? कम्युनिकेशन पॉसिबल भी था तो कम्युनिकेशन क्या कभी भी इफेक्टिव हो पाता? अगर फीडबैक नहीं आता तो बॉयज क्या करता? दोबारा मैसेज करता। हो सकता है अभी तक बॉय मेरा मैसेज उस गर्ल्स को नहीं पहुंचा, टपाक से दूसरा मैसेज भेज देगा आई लव यू। यानी फीडबैक इज प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल वाइल कम्युनिकेटिंग विद अदर पीपल। जब आप किसी भी पीपल के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो फीडबैक जो होगा वो बहुत मेन रोल प्ले करता है। आप ध्यान रखेंगे तो सब चीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन चैप्टर में जब घुसेंगे तो, क्योंकि अभी जो हम आए हैं एक सिर्फ और सिर्फ सिलेबस का डिस्कशन करने के लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आइए सेकेंड जो टाइप है बाबू आपका टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन का टाइप क्या होता है। कम्युनिकेशन में भी फॉर्मल और इनफॉर्मल। कम्युनिकेशन आपका या तो फॉर्मल हो सकता है या फिर कम्युनिकेशन आपका इनफॉर्मल हो सकता है। फॉर्मल इनफॉर्मल बोलने का मतलब हुआ कि जब आप कम्युनिकेशन को, ध्यान समझिएगा, जब कम्युनिकेशन को आप किसी ऑफिशियल सीक्वेंस में बात करेंगे, ऑफिशियल के तौर पे बात करेंगे तो कम्युनिकेशन जो होगा फॉर्मल होगा। लेकिन जब कम्युनिकेशन आप किसी भी सेम लेवल के लोगों से बात करते हैं तो कम्युनिकेशन जो होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। यानी बोलने का मतलब एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं आपको। एक व्यक्ति ऑफिस में जॉब कर रहा है, ठीक है, उसका उस ऑफिस में कोई ना कोई सीनियर होगा, उस सीनियर का भी कोई ना कोई सीनियर होगा, डेट इज कॉल्ड एज सुपर सीनियर। दूसरा एग्जाम्पल समझाता हूँ, उसी ऑफिस में कलीग्स लोग काम करते हैं। और जब कलीग्स काम कर रहा होगा तो बताओ मुझे एक चीज़ कि कलीग एक सीनियर से बात करेगा तो कैसे बोलेगा? अरे फैला बजाने के लिए बहनी, ऐसा बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा। बोलेगा क्या सर? कि सर क्या हम इस काम को कर सकते हैं, या फिर सर हमने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया है, क्या आप एक बार इसे रिव्यू कर पाएंगे क्या? हाँ ये ना। यानी एक लैंग्वेज होगा, अ लैंग्वेज विल बी कॉल्ड एज फॉर्मल लैंग्वेज। और जब आप एक उसी सीक्वेंस में याद कीजिए, आप जब बचपन में जब आप अपने स्कूल में थे तो एक बच्चा दूसरे बच्चे के साथ, दूसरा बच्चा तीसरे बच्चे के साथ, तीसरा बच्चा चौथे बच्चे के साथ कैसे कम्युनिकेट करता था? अरे कोची देखिए खनवा में लंच में कोची हो रोटी नहीं देखो मम्मी, इना मिल लो उना मिल लो, यानी बात करता है कि नहीं करता है। यानी वहाँ पे कम्युनिकेशन कैसे किया सर आपने? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन किया आपने। लेकिन वहीं आप याद कीजिए कि क्या आप कभी टीचर से आपने बोला होगा अरे पढ़ेमी कि ना पढ़ेमी? बोलते हैं क्या? नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर आप? सर आज पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे तरीके से। यानी फॉर्मल इनफॉर्मल का मतलब यही हुआ कि फॉर्मल का मतलब हुआ ऑफिशियल लैंग्वेज और इनफॉर्मल का मतलब हुआ नॉन ऑफिशियल लैंग्वेज। कोई दिक्कत किसी को? दैट इज कॉल्ड एज, अभी भी समझिए, बस इतना आप समझाने के लिए बताया मैंने आपको कि फॉर्मल इनफॉर्मल का मतलब क्या हुआ। वर्बल नॉन वर्बल। वर्बल नॉन वर्बल क्या होता है? वर्बली आपने बोल दिया, किस काम को करके आ जाना, नॉन वर्बल।
इशारे के थ्रू बोलना, दैट इज कॉल्ड नॉन वर्बल। कोई दिक्कत? यहाँ पढ़ेंगे हम लोग कि वर्बल कम्युनिकेशन कितने तरीके के होते हैं, ओरल और रिटन। वर्बल कम्युनिकेशन 2 तरीके का होगा, एक होगा ओरल, दूसरा होगा रिटन। ओरल क्या होता है, रिटन क्या होता है, जब चैप्टर में घुसेंगे तो डिटेल में हमसे बात करेंगे हम। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे आप नॉन वर्बल कोड्स में कि नॉन वर्बल का मतलब हुआ कि आप किसी को कम्युनिकेट करना अपने बॉडी पोस्चर के थ्रू, इशारों के थ्रू, ठीक है ना, उसके साथ साथ अपने हाव भाव के थ्रू, सिग्नल देकर उसको बुला के लो। यानी जब आप आंख दिखाकर, बताओ एक घर में पत्नी जो है पति से कैसे बात करेगी, जब पत्नी पति के साथ पब्लिक प्लेस पे होती है तो पत्नी कैसे बोलती है? कभी गुस्सा करते देखो पत्नी को पब्लिक प्लेस पे? नहीं देखो, क्या दिखती है? आंख दिखाएगी। चलो घर बताते तुमको, बोलती ही नहीं बोलती है। यानी वहां पे क्या हुआ कि एक वाइफ जो लड़की जो होगी, यानी कि पत्नी जो है अपने पति से जब भी बातें करेगी पब्लिक प्लेस पे तो बातें हमेशा इशारों में करेगी, कभी भी पब्लिकली हुआ चिल्लाएगी नहीं, गुस्सा नहीं करेगी। तो उसे क्या बोला हमने? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोला। तो यहाँ बताएंगे हम कि हमारा काइनेसिस क्या होता है, प्रॉक्सिमिक्स क्या होता है, यहीं पे बात करेंगे हम हैप्टिक्स क्या होता है, वोकैलिक्स क्या होता है, क्रोनोमिक्स क्या होता है और फिजिकल अपीयरेंस क्या होता है। यानी हम आपको चीज़ें बताएंगे कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का टाइप्स जो हमने नाम लिया, अभी नाम क्या क्या लिया सर हमने? काइनेसिस नाम लिया, प्रॉक्सिमिक्स नाम लिया, हैप्टिक्स नाम लिया, वोकैलिक्स नाम लिया, क्रोनोमिक्स नाम लिया और फिजिकल अपीयरेंस नाम लिया। इस सब चीज़ों के बारे में हम जब आएंगे चैप्टर में तो डिस्कशन करेंगे और आपसे बात करेंगे। कोई दिक्कत? चलते हैं आगे हम लोग, ठीक है। फिर बात करेंगे हम लोग टेबल्स, यानी हम किसी भी चीज़ों को चार्ट बनाकर, छोले वाले चार्ट की बात नहीं कर रहा मैं, रफ सीट पे, यानी कि सीट पे चार्ट बनाना, ग्राफ बनाकर हम भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। यानी ग्राफ के थ्रू हम बता सकते हैं कि सिटी का पॉपुलेशन कितना है, हम ग्राफ से बता सकते हैं कि इस सिटी में गंदगी एरिया कितना है, इस ग्राफ के थ्रू हम बता सकते हैं कि सिटी में एजुकेटेड पर्सन कितने हैं और अनएजुकेटेड पर्सन कितने हैं। हम ग्राफ के थ्रू बता सकते हैं, चार्ट के थ्रू बता सकते हैं कि इस कंट्री में ह्यूमन कितने, यानी कि ह्यूमन का मतलब हुआ कि मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं। वहाँ पे बोलने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ी, यानी बोलने का मतलब है कि हम सब चीज़ों पर बात करेंगे, चार्ट्स क्या होता है और आपका ग्राफ्स क्या होता है। फिर बात करेंगे हम कि ओरल और रिटन में कम्युनिकेशन, ग्राफिकल कम्युनिकेशन क्या होता है। हम चीज़ों पे जब आएंगे चैप्टर में घुसेंगे तब बात करेंगे। आशा करते हैं फर्स्ट यूनिट समझे होंगे कि फर्स्ट यूनिट का हमारा मोटिव्स क्या होने वाला पढ़ने का। तो चलते हैं अपने सेकेंड यूनिट की तरफ, और सेकेंड यूनिट आपके सामने है, देखिएगा। सेकेंड यूनिट से आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशंस, यानी आपका कोई भी कम्युनिकेशन इफेक्टिव कब होगा। इफेक्टिव आप ध्यान रखिए कि इफेक्टिव तभी होगा जब एक सेंडर ने रिसीवर को मैसेज भेजा और रिसीवर जो होता है वापस अपना रिप्लाई, अपना रिस्पॉन्स या तो पॉजिटिव वे में या फिर नेगेटिव वे में किसको दिया बाबू? सेंडर को दिया। यानी क्या बोला हमने? एक सेंडर यानी बॉय, दूसरा रिसीवर यानी गर्ल, चोटी लगा हुआ है, एक कौन है बाबू? सेंडर है, एक कौन है सर? रिसीवर है। और जब रिसीवर जो होगी वापस एक फीडबैक देगी, किसको देगी फीडबैक बाबू? सेंडर को देगी। तो उस कम्युनिकेशन को हम बोलेंगे, कौन सी कम्युनिकेशन बोलेंगे? इफेक्टिव कम्युनिकेशन बोलेंगे। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के सीक्वेंस में आपको ध्यान रखेंगे आप कि 7 सीज कॉन्सेप्ट होता है। 7 सीज कॉन्सेप्ट का मतलब हुआ कि सभी का सभी सीज जो कॉन्सेप्ट बना वो स्टार्टिंग वर्ड सी के नाम से है। समझ में आ रहा है? सी के नाम से होने का मतलब क्या हुआ सर कि जब आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन करेंगे तो आपको याद रखिएगा, आप 7 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला ध्यान रखना पड़ेगा कॉन्सिडरेट का, दूसरा कॉन्क्रीट का, तीसरा कॉन्साइज का, चौथा क्लियर का, पांचवा कंप्लीट का, छठा करेक्ट का और सातवां कर्सियस का। यानी बोलने का मतलब हुआ कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे कि सभी के सभी 7 वर्ड जो लिखा हुआ है उस 7 वर्ड का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है सर? सी है। यानी कोई भी जब आप कम्युनिकेट करेंगे तो आपको 7 सीज का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। और आपको मैं बता दूं कि चाहे आज तक कितना भी एसबीटी एग्जाम लिया और हर एग्जाम में आपसे पूछेगा एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ 7 सीज। तो याद रखिएगा कि आपके लिए अभी मैं 10 नंबर का क्वेश्चन आपको आउट कर दिया मैंने कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ 7 सीज। 7 सीज का कॉन्सेप्ट चाहे कोई क्वेश्चन आए या ना आए, एक क्वेश्चन आपको 100% देगा और 100% पूछेगा ही पूछेगा, गारंटेड क्वेश्चन। ठीक है, 7 चीज कॉन्सेप्ट। जहां बात करें कॉन्सिडरेट किसको बोलेंगे, कॉन्क्रीट किसको बोलेंगे, कॉन्साइज किसको बोलेंगे, क्लियर किसको बोलेंगे, कंप्लीट किसे बोलेंगे, करेक्ट किसे बोलेंगे, कर्सियस किसे बोलेंगे। बोलने का मतलब हुआ कि जब आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे होंगे तो आप हमेशा कॉन्सिडरेट रहिए। कॉन्सिडरेट का मतलब होता है कि जो बात बोलना आपको है ना उस बात को कंसीडर कीजिए, आप जेन्युइन बात पे बात कीजिए, आप कभी भी फालतू बात पे बात नहीं कीजिए आप। दूसरा क्या बोला सर हमने?
कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट का मतलब हुआ कि जो आप जेन्युइन बातें बोलने चाह रहे हैं बिल्कुल ठोसता के साथ बोलिए, बिल्कुल जेन्युइनिटी के साथ बोलिए, आप जेन्युइन बोलिए, यानी कॉन्क्रीट होनी चाहिए, आपके बात में दम होनी चाहिए, आपके बात में वेट होनी चाहिए, वजन होनी चाहिए, हाँ या ना। तीसरा क्या है, कॉन्साइज। कॉन्साइज के बोलने का मतलब हुआ कि जो भी आप बात कर रहे हैं किसी के थ्रू, वो बात हमेशा छोटी और इफेक्टिव होनी चाहिए। कभी भी आपकी कोई बातों को लंबी बातें नहीं सुनना पसंद करेगा, जब भी सुनना पसंद करेगा तो छोटी बातें सुनना पसंद करेगा, जो कि उसके लिए जेन्युइन होगा। और जेन्युइनली तभी बात कर पाएंगे जब कोई बात कैसी होगी, सिर्फ आपकी छोटी बात में होगी, कोई दिक्कत। चौथा है क्लियर। जब भी किसी से कुछ बोलिए आप तो क्लियरली बोलिए, आप कभी भी मन में रख के या कभी कोई चीज़ों को रख के आप नहीं बात करें, हमेशा कैसे बात करें सर, क्लियरली बात कीजिए। सब बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे सब चीज़ों को क्या होता है, अभी बस छोटे से चल रहे हैं। कंप्लीट, हमेशा किसी के साथ जब बात करें तो कंप्लीटली बात कीजिए, कभी मत बोलिए एक बात बोलूँ और चुप हो जाओ, अरे सुनना एक बात बोले ला लो, कोई चीज़ न छोड़ बातें बताबू हम, तो क्या कंप्लीट बात हुआ, नहीं हुआ। तो व्यक्ति क्या हो जाएगा आपके सामने से, चिढ़ जाएगा, आपसे गुस्सा करेगा, कम्युनिकेशन कभी इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। यानी बोलने का मतलब हुआ कि जब भी बात बोले कंप्लीट बोलिए आप, करेक्ट है। कभी भी उस बात में लीपापोती मत करें। लीपापोती करने का मतलब हुआ कभी झूठ ना बोले, यानी कभी हमेशा कैसी बात बोले से कंप्लीट बोलिए। सबसे लास्ट पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमेशा किसी के सामने आप कर्टियस हो कीजिए। कर्टियस का मतलब होता है कि आप सलीनता से करें, उदारता से कीजिए। उदारता का मतलब हुआ, इस एग्जाम्पल समझिए आप, बच्चों को अगर मुझे रो रहा है और शांत करवाना है, कैसे शांत करवाएंगे आप, क्या बोलेंगे, अरे चुप शांत रहेगा, ऐसे बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे सर आप, बाबू चुप हो जाओ, प्यार से उससे बातें करेंगे आप, तो बच्चा सुनेगा आपको। लेकिन गुस्सा, अगर बच्चा चिढ़ा हुआ है, आपने और गुस्सा कर दिया, तो क्या बच्चा कभी भी आपकी बातों को सुनना पसंद करेगा, क्या नहीं पसंद करेगा ना। या किसी से बात कर रहे हैं तो बात करने के सीक्वेंस में आपकी जो वॉइस होनी चाहिए ना, वो हम्बल होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किस टोन में मुझे बात करना है सामने वाले से, हाँ या ना। यानी बातें आपकी कर्सियस होनी चाहिए, कर्टिस हो कीजिए आप वहाँ, कोई दिक्कत। जब आगे बढ़ेंगे तो इसी में है आपका आर्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बताएंगे आपको कि कौन कौन से वर्ड आप चुनिए, किस वर्ड के साथ आप बात कीजिए। दूसरा क्या है सर आपका वॉइस का बात, यानी वॉइस कितनी बड़ी होनी चाहिए, वॉइस आपका कितना ऊंचा होना चाहिए और कितना का। मानिए मुझे आपसे बात करना है, मैंने बोला अरे पढ़ में कि ना पढ़ में, एक मैंने बोला अरे पढ़ में कि ना पढ़ में, एक मैं बोल रहा हूँ अरे पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे। बेस्ट वर्ड कौन हुआ, ना तो ज़्यादा हाई टोन ना ज़्यादा लो टोन, क्या होता है सर एवरेज टोन। यानी वॉइस जो आपकी होनी चाहिए वो बिल्कुल इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति के पास इजीली पहुंच जाए, हाँ ये ना। चलिए अगला मॉड्यूलेशन, वही फ्रीक्वेंसी आपकी, फ्रीक्वेंसी ना तो बहुत ज़्यादा हाई ना बहुत ज़्यादा लो होनी चाहिए आपकी। तीसरा आपका है सर क्लैरिटी, बता दिया हमने कि आपकी बातों में स्पष्टता होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, हाँ ये ना। टाइम बताया हमने कि आपकी बात जैसी होनी चाहिए, हमेशा कॉन्क्रीट और कॉन्साइज होनी चाहिए, यानी टाइम मैनेजमेंट आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइम हम बच्चों को अपने साथ हैंडल कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि बच्चों को बैठाते हैं उसको चाट रहे हैं बैठ के हम, तो क्या कभी भी टाइम मैनेज हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा। अगर आपने किसी को बोला 1 घंटे का समय, तो आप उसको सिर्फ 1 घंटे का समय लीजिए, कभी भी आप 1 घंटे से ज़्यादा मत बढ़िए। 5 मिनट प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन आपने बोला बाबू मैं तुम्हारा 1 घंटा समय लूँगा और 1 घंटे की जगह आप 5 घंटे उसको समय दे दिए, तो क्या टाइम मैनेजमेंट उसको बोलेंगे, क्या कभी नहीं बोलेंगे, ठीक है। यानी और लास्ट वर्ड पढ़ेंगे हम लोग सिंप्लीफिकेशन ऑफ द वर्ड, यानी जब भी जो बात बोलिए उस बात को हम सिंपल तरीके से बात करें। अगर मैंने बताया कि मुझे बोलना है किसी इंसान को क्या आम खाना है तुम्हें, हमने सिंपल बोला, लेकिन मैं बोल देता हूँ कि क्या तुमको मैग्नीफेरा इंडिका खाना है, क्या आप समझ पाएंगे कि मैग्नीफेरा इंडिका क्या होता है, नहीं पता। यानी एक साइंटिस्ट की लैंग्वेज को समझ सकता है, लेकिन एक आम आदमी कभी भी साइंटिस्ट की लैंग्वेज को नहीं समझ पाएगा। मैं आता आपके पास, अब पूरा का पूरा वर्ड इंग्लिश से बक के चले जाता, आप समझ पाते हैं, आप सुन पाते हैं अभी तक, क्या नहीं सुन पाते। इतना देर का मेरे साथ बैठे हैं, इसका मतलब आपको मेरी बातों में क्या रस है, इंटरेस्ट आ रहा है, तभी आप बैठे हुए हैं, हाँ या ना। तो डेट इज कॉल्ड एज आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन का आर्ट क्या होता है। और लास्ट में क्या है सर आपका कि डिफरेंट वेजर टू कम्युनिकेशन एंड हाउ टू रिमूव इट। हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि क्या क्या डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाला है कम्युनिकेशन जब करेंगे, आप सब चीज़ें बताएंगे कि इन्वायरमेंट प्रॉब्लम होता है, नॉइज प्रॉब्लम होती है, बहुत से प्रॉब्लम यहाँ पढ़ने वाले हैं। और बात करेंगे कि जो प्रॉब्लम आती है आपके पास, उस प्रॉब्लम को आप कैसे हटाएंगे, हाउ टू रिमूव इट, या वेज टू रिमूव द बैरियर्स विच इज़ कमिंग इन आवर वेज। कोई दिक्कत किसी को? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। थर्ड टॉपिक की ओर, और थर्ड टॉपिक आपका देखिए क्या है सर, समझिएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप ध्यान दीजिएगा, पहला जो था आपका सर, और पहला टॉपिक का नाम दिया था हमने सर आपके लिए, लिटरेचर पोर्शन था आपका। कौन सी पोर्शन थी बाबू? लिटरेचर पोर्शन था।
सेकंड पोर्शन जो आ रहा है आपके सामने, ठीक है, सेकंड पोर्शन जो आ रहा है वो कैसी पोर्शन है सर? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया। कौन सी पोर्शन आ रही है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी जहाँ पे आपको कुछ सेंटेंस दिया रहेगा और उस सेंटेंस के आधार पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा। क्या बना देंगे उसको? ऑब्वियसली बनाएंगे। हम सिखाएंगे आपको कैसे बनाते हैं। तो यहाँ बेसिकली हम लिटरेचर पोर्शन में 3 चीज़ें पढ़ने वाले हैं। मालगुडी डेज जो लिखा गया आर के नारायणन के द्वारा, व्हाट स्टूडेंट्स कैन डू वो लिखा गया है मोहनदास करमचंद गांधी के थ्रू, और तीसरा आपका है द सीक्रेट ऑफ वर्क लिखा गया स्वामी विवेकानंद के थ्रू। यहाँ से आपको 6 नंबर 7 नंबर क्वेश्चन पूछेगा क्या समझिएगा कि मालगुडी डेज किसके द्वारा लिखा गया? आंसर क्या जाएगा सर आपका? आर के नारायणन। यह क्वेश्चन पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाय आर के नारायणन। आप आंसर क्या देंगे बात? मालगुडी डेज। यानी दूसरा क्या है? व्हाट स्टूडेंट्स कैन डू किसके द्वारा लिखा गया? मोहनदास करमचंद गांधी के थ्रू। तो यार कैसे करना समझिएगा। दिन, डेज का मतलब क्या होता है? दिन। दिन में कौन आया? आर के नारायणन, ठीक है। स्टूडेंट को कौन पढ़ाया? मोहनदास करमचंद गांधी। वर्क मतलब काम, काम कौन करता है? तो स्वामी विवेकानंद। क्या बोला हमने? दिन में कौन आया? आर के नारायणन। स्टूडेंट्स को कौन पढ़ाया? तो मोहनदास करमचंद गांधी। काम किसने किया? तो किसने किया? स्वामी विवेकानंद ने। याद हो जाएगा आपको। यानी आपको बताएंगे, हम शॉर्ट तरीके बताएंगे कि कैसे हम चीज़ों को याद करेंगे। आपको हम यहाँ पे जब थर्ड को पढ़ाएंगे आपको यहाँ ये भी बताएंगे वोकैब्स क्या होता है। वोकैबुलरी में बात करेंगे हम 4 चीज़ों पे। एक बात करेंगे सिनोनिम्स पे, यानी मतलब हुआ समानार्थक शब्द। आपने हिंदी में पढ़ा होगा समानार्थक शब्द, यानी मतलब हुआ सिनोनिम्स, यानी सेम वर्ड। सिनो का मतलब होता है सिमिलर और निम्स का मतलब होता है वर्ड। एंटोनिम्स पढ़ेंगे यहाँ पे। एंटो का मतलब हुआ अपोजिट और निम्स का मतलब हुआ वर्ड। फिर पढ़ेंगे हम लोग वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों का एक शब्द। और फिर इसी में पढ़ेंगे हम लोग कि इडियम्स एंड फ्रेजेज, यानी इडियम्स एंड फ्रेजेज का मतलब होता है कि यहाँ पढ़ने वाले हैं मुहावरा और लोकोक्तियाँ, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे। इसी में बात करेंगे हम लोग पोएट्री सेक्शन की बात करेंगे। और पोएट्री सेक्शन में बात करेंगे हम लोग 4 चीज़ों पे। यानी स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग लिखा गया था रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर लिखा गया रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और तीसरा पार्ट है ओड ऑन सॉलिट्यूड लिखा गया है अलेक्जेंडर पोप के द्वारा। और अगला है अ प्लाज्मा ऑफ लाइफ लिखा गया था H.W. लॉन्गफेलो के द्वारा। यानी बेसिकली आपसे यही पूछेगा कि पोएम किसके द्वारा लिखा गया, ये पोएट किसके द्वारा, इस पोएट का कौन पोएम है या फिर किसके द्वारा लिखा गया। यानी याद रखिएगा 5 से 6 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछेगा और आपको कॉम्प्रिहेंशन पार्ट दे देगा और बोलेगा आपसे कि इस पार्ट का मतलब क्या होता है, आपसे पूछेगा। तो कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू कैसे काम करेंगे इस पर उस पर हम बेसिकली आपसे बात करेंगे, लेकिन जब चैप्टर में घुसेंगे तब। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला यूनिट नंबर जो आपका 4th है, 4th देखिए क्या है समझिएगा। 4th आपका सेम चीज़ है राइटिंग सेक्शन। क्या बाबू आपका राइटिंग सेक्शन, जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं राइटिंग सेक्शन में कि हम किसी भी प्रिंसिपल को और किसी भी लाइब्रेरियन को हम एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे। यानी फर्स्ट जो आपका आएगा एप्लीकेशन राइटिंग, वहाँ पे बताएंगे आपको कि फॉर्मेट क्या होता है, उसका बॉडी पार्ट्स क्या होने वाला है, और वहाँ बताएंगे आपको कि बीच का मेन पार्ट यानी मेन बॉडी क्या होने वाला है। तो वहाँ जब बताएंगे पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि एप्लीकेशंस राइटिंग कैसे करेंगे। फिर बताएंगे आपको कि हम ईमेल को कैसे लिखते हैं, मैसेज कैसे लिखते हैं और नोटिस कैसे लिखते हैं। यानी बेसिकली यहाँ पे हम बात करेंगे उस चीज़ों का फॉर्मेट के बारे में कि फॉर्मेट एक्चुअल में है क्या उसका। अगर आपने फॉर्मेट जान लिया और बॉडी पार्ट्स अगर लिख लेते हैं तो चीज़ों को आप आसानी से लिख लेंगे। यानी बेसिकली अगर छोटे तौर पर हम बोले एक ओवरऑल व्यू बोले अगर हम, तो चीज़ें जो राइटिंग सेक्शन आने वाले जिससे आप डरते थे और बहुत ही आसान होने वाला है, क्योंकि पढ़ा रहा है आपको प्रभात सर। कोई दिक्कत किसी को? यानी बेसिकली मैं बोल रहा हूँ आपको कि ईमेल कैसे लिखेंगे, मैसेज कैसे लिखने वाले हैं, नोटिस कैसे लिखेंगे, और लिखा रहा है आपका रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखेंगे हम लोग। इन पे बात करेंगे हम लोग इस सेक्शन में, राइटिंग सेक्शन में। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे इसी सीक्वेंस में तो बात करेंगे हम लोग कि बिजनेस लेटर कैसे लिखा जाता है। और बिजनेस लेटर में आपको 4 तरीके का आएगा। एक आएगा इंक्वायरी लेटर आएगा, दूसरा आएगा ऑर्डर लेटर आएगा, तीसरा आएगा कंप्लेंट लेटर आएगा, और चौथा आपका आएगा एडजस्टमेंट लेटर आएगा। यानी बेसिकली यहाँ बात करेंगे हम लेटर के बारे में, और लेटर के बारे में बात करेंगे कि लेटर की राइटिंग कैसे होगी, बिजनेस लेटर का टाइप्स क्या क्या होता है, और टाइप में बात करेंगे हम लोग इंक्वायरी लेटर कैसे बनेगा, ऑर्डर लेटर कैसे बनेगा, कंप्लेंट लेटर कैसे होगा, और एडजस्टमेंट लेटर। इन सभी लेटरों का फॉर्मेट्स क्या होने वाला है, बेसिकली हम इसमें यही पढ़ने वाले हैं। कोई दिक्कत? जब आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे हम लोग कि ऑफिशियल लेटर हम कैसे लिखते हैं। यानी इसी को बोलते हैं एप्लीकेशंस, कि किसी भी ऑफिशियल पर्सन को हम जब लेटर लिखना होगा
तो फिर उस ऑफिशियल पोर्शन को हम एक्चुअली लेटर कैसे लिखेंगे, कोई दिक्कत? यानी हमारा जो फोर्थ पार्ट आने वाला है, फोर्थ पार्ट का नाम है राइटिंग सेक्शन। कोई दिक्कत किसी को? तो चलते हैं अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सीक्वेंस में, सेक्शन में, और सेक्शन का नाम है बाबू आपका वोकैबुलरी एंड ग्रामर सेक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर इंग्लिश ग्रामर। याद रखेंगे आप, जब तक आपको ग्रामर पता नहीं, जब तक आपको वोकैब्स पता नहीं, तब तक आप किसी भी चीज़ को लिख भी नहीं पाएंगे, ना बता पाएंगे आप कि कैसे हमें लिखना है, कैसे हमें पढ़ना है, कैसे बताना है। यानी यहाँ जब बात करेंगे तो बात करेंगे हम लोग कि कॉमन वर्ड्स का वोकैबुलरी क्या होने वाला है। वोकैबुलरी में बात करेंगे हम लोग कि हमारा सिनोनिम्स क्या होने वाला है। यानी यहाँ बात करने वाले हम लोग बेसिकली कि हमारा सिनोनिम्स क्या होने वाला है। सिनोनिम्स का मतलब हुआ माफ कीजिएगा, सिनोनिम्स NYMS। सिनोनिम्स का मतलब हुआ, सेनो का मतलब होता है सेम, और निम्स का मतलब हुआ सर वर्ड। यानी बात करें कोई सेंटेंस दिया रहेगा, कोई वर्ड दिया रहेगा, आपसे पूछेगा कि इस वर्ड का सेम वर्ड कौन होने वाला है, सिमिलर वर्ड कौन होने वाला है। यहाँ बात करेंगे हम लोग सिनोनिम्स के बारे में। और दूसरा जो आपका आएगा सर हमारा, उस वर्ड का नाम होगा एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब होता है, एंटो का मतलब हुआ अपोजिट, और निम्स का मतलब हुआ क्या, बताओ क्या बताया हमने, वर्ड्स। वेरी गुड। यानी एंटोनिम्स का मतलब हुआ अपोजिट वर्ड, यानी उस वर्ड का अपोजिट वर्ड कैसे बनाने वाले हम लोग हैं। और उसी में जब बात करेंगे थर्ड सीक्वेंस में, तो थर्ड जो हमारा आने वाला है, और थर्ड आएगा हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी अनेक शब्दों का एक शब्द। यानी यहाँ बात करेंगे हम लोग वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन, यानी अनेक शब्दों का एक शब्द। यानी क्या कैसे करेंगे चीज़ों को हम, यहाँ बात करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। और जो फोर्थ पार्ट आपका आएगा, उस पार्ट का नाम आपका सर एडियम्स एंड फ्रेजेस, IDIOMS, एडियम्स एंड फ्रेजेस। यानी बोलने का मतलब क्या हुआ कि मुहावरा और लोकोक्तियाँ हम कैसे बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज एडियम्स एंड फ्रेजेस। यानी बेसिकली यहाँ पे हम चार पार्ट बात करने वाले हैं। फर्स्ट जो हमारा है उस वर्ड पार्ट का नाम है सिनोनिम्स, सेकंड जो पार्ट हमारा है उस पार्ट का नाम है एंटोनिम्स, थर्ड जो पार्ट है, थर्ड पार्ट का नाम है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और फोर्थ पार्ट का नाम सर हमारा एडियम्स एंड फ्रेजेस। यानी बेसिकली हम वोकैब के बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे हम लोग कि हमारा टेंस क्या होता है। यानी बेसिकली यहाँ पे हम ब्रॉडली बात करेंगे टेंस। जिन बच्चों को अभी तक जो पाप किया आपने, पाप करने का मतलब होता है कि जो आपने 15 साल इंग्लिश नहीं पढ़ा, टेंस नहीं पढ़ा, तो 15 साल का पाप जो होगा वो एक दो दिन में धुलने वाला तो है नहीं। धुलने के लिए आपको कम से कम हमारे साथ लगना होगा 2 से 3 महीने। यानी बेसिकली हम यहाँ पे कंप्लीटली बात करेंगे, एक ब्रॉड एस्पेक्ट पे बात करने वाले हैं कि टेंस क्या होता है। और सभी जानते हैं कि आई एम वेल नोन एज ए इंग्लिश फैकल्टी। इंग्लिश तो हमारे खून में बसा हुआ है, तो आप टेंशन ना लें, आपको जो भी पढ़ाया जाएगा बिल्कुल जेनरली पढ़ाया जाएगा और अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो चलिए इसमें बस ये बात करेंगे हम लोग कि टेंस क्या होता है, और टेंस पे हम लोग बिल्कुल ब्रॉडली बात करने वाले हैं, ठीक है। और टेंस को बेस बनाकर, टेंस अगर नहीं पढ़ा आपने तो टेंस को बेस बनाकर हम बात करेंगे नरेशन कैसे बनाते हैं। टेंस को ही बेस बनाकर बात करेंगे हम लोग कि क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हैं। टेंस को ही बेस बनाकर हम बात करेंगे कि वॉइस कैसे बनाएंगे, यानी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट स्पीचेज, हम सब बात करने वाले हैं यहाँ पे, और डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीचेज को लेकर किसी को। यानी बेसिकली यहाँ बात करेंगे हम लोग, देखिए लिखा भी हुआ है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब हुआ नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, यानी सब पे बात करेंगे हम लोग किसमें, पार्ट्स ऑफ स्पीच में। फिर यहाँ बात करने वाले कि सिंपल सेंटेंस किसको बोलते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, तो सब यहाँ बात करेंगे हम लोग। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसको बोलेंगे, ठीक है, सब पे बात करेंगे, टेंशन ना लीजिए आप, ठीक है। और फिर बात करेंगे हम लोग कि क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हैं, रिमूवल ऑफ टू कैसे बनेगा हमारा, और उसके बाद बात करेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, और इसके साथ के साथ लास्ट में बात करेंगे कि किस वर्ड का पंक्चुएशन कैसे लगाते हैं हम चीज़ों को, यानी पंक्चुएशन में बेसिकली बात करेंगे। यानी ओवरऑल हमने इंग्लिश का पूरा सिलेबस डिस्कस कर दिया आपके सामने। और अगर देखें हम एक मोटे तौर पे तो इंग्लिश का जो सिलेबस आपका है वो सिलेबस बेसिकली आपको 4 से 5 पार्ट में बटा हुआ है। और 4 से 5 पार्ट जो हमारा है क्या है, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। आइएगा, फर्स्ट जो पार्ट सर आपका इंग्लिश का वो समझिएगा। फर्स्ट से पार्ट पढ़ेंगे हम लोग, तो फर्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हम लोग हैं कि हमारा लिटरेचर पोर्शन क्या होने वाला है। सेकेंड पार्ट जब यहाँ देखेंगे हम, तो देखेंगे यहाँ पे कि हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट क्या होने वाला है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट क्या होगा। तो थर्ड पार्ट के ऊपर पढ़ेंगे हम लोग, थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे हम लोग कि हमारा वोकैब का सेक्शन कैसा होने वाला है।
और फोर्थ पार्ट में जब पढ़ाएंगे हम लोग तो पढ़ेंगे हम लोग वहाँ पे सर कि हमारा राइटिंग सेक्शन कैसा होने वाला है। राइटिंग सेक्शन का मतलब होता है कि हम लेटर कैसे लिखेंगे, नोटिस कैसे लिखेंगे, पैराग्राफ कैसे लिखेंगे, उससे बात करेंगे। और फिफ्थ जो पार्ट हमारा होगा बेसिकली, और फिफ्थ पार्ट जब बात करेंगे हम लोग पूरा टोटली ग्रामर के बारे में बात करेंगे। तो चले मिलते हैं अगले क्लास में नई उम्मीद नई जोश के साथ। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।